हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। गाइस, आज की हमारी क्लास होने वाली है मिक्स क्वेश्चन की। इसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 25 मिक्स क्वेश्चन, जो कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है, तो अब आपको रिवीजन की भी ज़रूरत है, जिससे कि आप पता कर सकें कि आपकी किस सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत हो चुकी है और किस सब्जेक्ट में आपको और अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो आइए अब हम अपने टाइम को बिना वेस्ट किए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण, या ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। तो हमको इसमें से बताना है कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण कौन सी गति है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि दैनिक गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ये हमारा सेकंड ऑप्शन दे रखा है वार्षिक गति। तो इससे क्या होता है गाइस, इससे होता है दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। क्या होते हैं? छोटे बड़े होते हैं दिन और रात। एक नेक्स्ट और सवाल बनता है हमारा कि ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है। तो ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होने के कारण। तो आपको यहाँ से ये 3 सवाल बनते हैं। पहला है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो आप आंसर करेंगे दैनिक गति के कारण। फिर दिन रात छोटे बड़े किस कारण से होते हैं, तब आप आंसर करेंगे वार्षिक गति के कारण। और फिर क्वेश्चन बनेगा कि ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है, तब आप आंसर करेंगे पृथ्वी का उसके अक्ष पर झुका होने के कारण। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ क्लियर होता हुआ, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। तो हमारा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। तो गाइज अब हमको पता चल गया कि हमारा सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। तो सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो हम आंसर करेंगे बुध। बुध होता है हमारा सबसे छोटा ग्रह। और शुक्र के बारे में भी हमसे काफ़ी क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसे कि भौर का तारा किसे कहते हैं, सांझ का तारा किसे कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। तो इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? शुक्र बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। तो यहाँ हमें ये चीज़ तो क्लियर कर दी गई है कि भारत का स्थान कौन सा है, तो हम टिक कर देंगे दूसरा है। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे फ्रांस है, रूसी संघ है, कनाडा है, या संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा रूसी संघ। रूसी संघ क्या है? मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? कौन सी सोसाइटी है? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। इसकी स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। गाइस अब आप यहाँ पे ये नाम देख रहे हैं व्योमेश चंद्र बैनर्जी का। तो ये व्योमेश चंद्र बैनर्जी कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। तो आपको ये सवाल क्लियर होता है यहाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कहता है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था। हमको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन व्यक्ति था जो कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स, जॉन मथाई, या फिर अन्य। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। यहाँ से मैं आपको 2-4 पॉइंट्स बता देती हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें हमारा हो जाता है कि 1857 की क्रांति का नारा क्या था। तो इसका नारा क्या था? कमल और रोटी। क्या नारा हो जाएगा? कमल और रोटी इसका नारा हो जाएगा। दूसरा, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी, और मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। तो मंगल पांडे कौन थे? वो बैरकपुर छावनी के सिपाही थे।
तो आपको ये सारे सवाल क्लियर होते हैं। पहला कि 1857 की क्रांति का नारा क्या था, तो हो जाएगा कमल और रोटी। हमसे पूछा जाता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। तीसरा, यहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। और किसने इसकी शुरुआत की थी, तो मंगल पांडे ने की थी, जो कि बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। आपको ये सारे सवाल क्लियर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। हमसे पूछा जा रहा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है सिंधु नदी, ऑप्शन सी है कोसी नदी, या ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो हमको बताना है इन चारों में से वो कौन सी नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नर्मदा। और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। एग्ज़ाम में ये सवाल किया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। तो आपका आंसर तब क्या होगा, नर्मदा नदी। और दूसरा ये भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, यानी कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तब हमारा आंसर होएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। और दूसरा, ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है। तब हमारा आंसर होगा कि ये अरब सागर में जाकर गिरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। हमसे ये पूछा जा रहा है कुंडापुर और करवार की जो वनस्पति हैं वो कौन से स्थान पर मिलती हैं। हमारा ऑप्शन ए है केरल राज्य में, बी है कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, या त्रिपुरा राज्य में। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंडापुर और करवार वनस्पति जो है वो कर्नाटक राज्य में मिलती है। गाइज, आपको पता होना चाहिए कि हमसे राज्य के सीएम और गवर्नर भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कर्नाटक राज्य के जो हमारे सीएम हैं वो प्रेजेंट टाइम पे वसवराज बोम्बई हैं। क्या नाम हो जाएगा, वसवराज बोम्बई। और हमसे पूछा जाए कि कर्नाटक के गवर्नर कौन हैं, तो गवर्नर हो जाएंगे हमारे थावरचंद गहलोत जी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लोहे पर जंग लगती है। ये हमको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमको ये बताना है कि कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से लोहे पर जंग लग जाती है। फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, या उपयुक्त सभी के कारण। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन अभी तो हो जाएगा उपयुक्त सभी के कारण। गाइज, ये मैं किसी दिन साइंस की क्लासेस लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको अच्छे से एलैबोरेट करके समझाऊंगी कि लोहे पर जंग लगने की मतलब कैसे वो प्रोसेस पूरा होता है। अगर अभी मैं आपको यहाँ एलैबोरेट करने लगूंगी तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बाकी के क्वेश्चंस फिर नहीं हो पाएंगे। तो अभी के लिए आप याद रखिए कि लोहे पर जंग इन सभी कारणों की वजह से लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए महिला सशक्तिकरण, बी गरीबी उन्मूलन, सी कौशल विकास, और डी वित्तीय समावेशन। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौशल विकास, यानी कि स्किल डेवलपमेंट के साथ क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना जुड़ी हुई है। और अगर हम करंट से रिलेट करके इस योजना को पढ़ें, तो गाइज़ अगर इस योजना को करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में स्थित जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है उसका हाल ही में नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। 26 नवंबर 1935 को, 15 अगस्त 1947 को, 27 सितंबर 1925 को, या 26 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था हमारा, 27 सितंबर 1925 को। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी जी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। और गाइज, राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई। दूसरा, सती प्रथा का विरोध इन्होंने किया था विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया, तो कौन हो जाते हैं उसमें? राजा राम मोहन राय जी हो जाते हैं। दूसरा है हमारा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था? पहला, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दूसरा, इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की भी स्थापना की थी। तो आप यहाँ से ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे, ये कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि हमारा स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन कहता है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या गोल्फ से? मतलब कौन सा ऐसा खेल है जिसमें DCM ट्रॉफी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मतलब मैच के बाद वो दी जाती है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हमारा हो जाएगा फुटबॉल। तो DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फुटबॉल। अब हम अपना देखते हैं कि जैसे कि हॉकी दिया हुआ है, हॉकी से संबंधित ट्रॉफियाँ पूछी जाएंगी आपसे। तो हॉकी से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी हैं? जैसे कि बेटन कप हो जाएगा, रंगास्वामी कप हो जाएगा, आगा खां कप हो जाएगा। ये आगा खां वाला क्वेश्चन मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में करा भी चुकी हूँ। तो आप हॉकी से संबंधित ये कुछ ट्रॉफी हैं जो याद रखेंगे। कौन कौन सी हो जाएंगी? बेटन कप, रंगास्वामी कप और आगा खां कप। गाइज, आप इनको नोट कर लें, ये सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, प्रिपेयर करें, तो उससे आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा उससे, और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से भी कर पाएंगे। अभी ये सेकंड ऑप्शन है फिर क्रिकेट। तो क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफ़ी खेली जाती हैं? रणजी ट्रॉफ़ी काफ़ी फेमस है, रणजी ट्रॉफ़ी, ईरानी ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी। ये 3 नाम आप याद रखें। फुटबॉल का मैंने आपको बताया ही है, DCM ट्रॉफ़ी। और दूसरा आप याद रख सकते हैं डूरंट कप और रोवर्स कप। ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट है गोल्फ। गोल्फ से संबंधित कौन कौन से हैं? आप एक याद रखें, बाकर कप, जो कि गोल्फ से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा सर्किट कप, सर्किट कप ये याद रखें। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका राइडर कप, ये आप नोट कर लीजिए, है ना। तो ये ट्रॉफ़ी पूछी जाती हैं, तो आप इनको काफ़ी अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेकंड किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि 3 सेकंड किस खेल से संबंधित है। गाइज, स्पोर्ट की शब्दावली से भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि ये शब्द कौन से खेल में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी से रिलेट करते हुए ये क्वेश्चन है कि 3 सेकंड्स जो शब्द है तो उसका इस्तेमाल कौन से खेल में किया जाता है? मुक्केबाजी में, बास्केटबॉल में, बिलियर्ड्स में या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 सेकंड्स का इस्तेमाल कौन से खेल में किया जाता है? बास्केटबॉल में किया जाता है। और मुक्केबाजी में कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल होता है? मुक्केबाजी में होता है पंच, राउंड, नॉक डाउन या नॉक आउट। इन शब्दों का इस्तेमाल किस में होता है? मुक्केबाजी में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैं आर्ट और कल्चर से लेकर आई हूँ। आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है और आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने हमारी आज की सीरीज़ में आर्ट एंड कल्चर से भी कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो अब देखते हैं इस सवाल को। ये क्या कहता है, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? यानी कि कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें कि मंडाना लोक शैली का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र या डी बिहार? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राजस्थान, यानी कि मंडाना लोक कला शैली राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है?
ऑप्शन ए बिहार से, गुजरात से, हरियाणा से या आंध्र प्रदेश से। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कलमकारी कौन से राज्य से जुड़ी हुई है? कौन से राज्य से जुड़ी है कलमकारी? आंध्र प्रदेश से। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? यानी कि कौन सा भारतीय राज्य ऐसा है जहाँ पर बाउल गायन का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, बी बंगाल, सी कर्नाटक या डी पंजाब। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाउल जो गायन शैली है वो कहाँ से जुड़ी है? हमारी पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। गाइस, पश्चिम बंगाल की हमारी सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़ जी। तो आप ये भी याद रखें, मैं आपको सारे राज्य के गवर्नर और सीएम अपनी क्लासेस में कवर करा दूंगी, ताकि आपका एग्ज़ाम में अगर इनसे सवाल बने तो आपसे ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यानी कि ये जो भी आचार्य हुए हैं तो हम उनका हमने कालानुक्रम दिया है। तो आपको बताना है सबसे पहले कौन से हुए और उनके बाद कौन से हुए और सबसे बाद में कौन से हुए। तो हमारा ऑप्शन ए रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य या शंकराचार्य, चैतन्य और रामानुज। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज और फिर चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हमारा, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे येलो वेस्ट आंदोलन का संबंध किस देश से है? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर येलो वेस्ट आंदोलन चलाया गया? फ्रांस में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, कतर में या तुर्की में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। कतर से आप याद रखेंगे, अभी जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप है जो कि फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, वो कहाँ पर होने वाला है? कतर की राजधानी दोहा में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ठुमरी गायक गिरिजा देवी किस घराने से हैं? पहला तो आप यही याद रखेंगे, अगर आपसे सवाल बनता है कि गिरिजा देवी क्या गाती हैं तो आप क्या बोलेंगे उसमें? ठुमरी। और नेक्स्ट फिर बनता है कि कौन से घराने से हैं? बनारस घराना, आगरा घराना, किराना घराना या लखनऊ घराना। तब आपका आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बनारस घराना। अब अपना क्वेश्चन नंबर 20, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में या पटना में? तो गाइज हमको बताना है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं गाइज, अगर हम इसको हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ें तब हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तब हमारा आंसर क्या बनेगा? कहाँ पर स्थित है? सासाराम। सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। और सासाराम कहाँ स्थित है? तो ये भी बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। और श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भी पटना में स्थित है। और पटना कहाँ स्थित है? बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, लखनऊ में या पटना में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा पटना में स्थित है। अब नेक्स्ट सवाल बनता है, लूनी नदी कहाँ ख़त्म होती है? ऑप्शन ए साबरमती के संगम में, कच्छ के रण में, अरब सागर में या माउंट आबू में? जैसा मैंने आपको भी पहले सवाल में अपने बताया था कि नर्मदा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, तो हमारा आंसर हुआ था अरब सागर में गिरती है। वैसे ही हमसे ये पूछा जा रहा है कि लूनी नदी कहाँ ख़त्म होती है। तो गाइज़, लूनी नदी किसी खाड़ी में जाकर नहीं गिरती, बल्कि ये क्या होती है, ये कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। कहाँ समाप्त हो जाती है? कच्छ के रण में। तो अगर आपको कभी भी गुमराह करने के लिए सवाल दे दिया जाए कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है, तो आप कभी भी उनको मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, निम्नलिखित में से किसे ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है?
ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड किसको कहा जाता है? राष्ट्रीय उच्च मार्ग 221 को, राष्ट्रीय उच्च मार्ग 222 को, राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223 को, राष्ट्रीय उच्च मार्ग 224 को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223 को। गाइज आप ये ना सोचें कि ये सवाल आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, कुछ भी नॉर्मल सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। सारे ही क्वेश्चन काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है अरे ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन सभी को अच्छे से करें, आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो आप इन सवालों को नोट डाउन करें अपने पास, इनका रिवीजन करें। एक बार देखने से गाइस किसी को भी याद नहीं होता है कि आपने एक बार वीडियो को देख लिया और आपको सब याद हो जाएगा। आप इसको 2 बार देखें तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखें अपना। बाबा बूदनगिरी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानी जाती हैं? किसकी पहाड़ियाँ हैं ये? बाबा बूदनगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, रबड़ के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कॉफ़ी के लिए। और ये कहाँ पर स्थित है बाबा बूदनगिरी की पहाड़ियाँ? तो ये चिकमंगलूर कर्नाटक में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? चिकमंगलूर कर्नाटक के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कर्नाटक तो कॉफ़ी के प्रोडक्शन में वैसे भी भारत में नंबर 1 पर आता है। अब नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट सवाल है, ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ओएनजीसी क्या होता है? कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो इसका जो प्रोजेक्ट पलटाना प्रोजेक्ट, ये कौन से राज्य में स्थित है? मेघालय में, असम में, त्रिपुरा में या केरल में? तो कहाँ पर स्थित है ये स्थित है त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में भी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। गाइज ये उदयपुर आपका राजस्थान वाला नहीं है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये उदयपुर त्रिपुरा में स्थित है। और इसकी जो क्षमता कितनी है? वो है 726 मेगावाट प्रोडक्शन की इसकी क्षमता है। कितनी क्षमता है? 726 मेगावाट की। तो आपसे सवाल बने कि ओएनजीसी का पलटाना प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा के उदयपुर में। और इसकी क्षमता कितनी है? तो 726 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो गाइज़ ये था आज का हमारा सेशन। आपको सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।